नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर घातक हमला किया, जिससे गाजा में पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू हो गया। इजरायली सेना ने इसके जवाब में हमास और लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी आक्रमण तेज कर दिया। 18 अप्रैल 2024 इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जिसमें वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। इसके तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन दागे, जिस पर इजराइल ने भी जवाबी हवाई हमले किए। 9 जुलाई 2024 तेहरान में इजराइल ने हमास नेता इस्माइल हनियह की हत्या कर दी। 10 सितंबर 2024 लेबनान में इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह मारे गए। अक्टूबर 2024 ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल ड्रोन हमले किए और इजराइल ने भरी जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई सैन्य नाभिकीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। 13 जून 2025 इजराइल ने राइजिंग लायन अभियान शुरू कर ईरान के मुख्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर आश्चर्यजनक हवाई हमला किया। 14 जून 2025 ईरान ने लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से अधिक ड्रोन इजराइल पर दागे। 22 जून 2025 अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया। 24 जून 2025 अमेरिकी दबाव में इजराइल और ईरान ने युद्ध विराम की सहमति दी, जिससे 12 दिवसीय युद्ध समाप्त हुआ। मुस्लिम देशों की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इन संघर्षों पर मुस्लिम बहुल देशों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? अलग अलग मुस्लिम देशों ने अलग रुख अपनाया है। कुछ अरब देशों ने स्पष्ट तौर पर हमास के कड़े रुख का समर्थन नहीं किया। उदाहरण के लिए सऊदी अरब ने जुलाई 2025 में न्यूयॉर्क में फ्रांस के साथ मिलकर 2 राष्ट्र समाधान आ दिए हैं, लेकिन कीवी ने सऊदी अरब देशों ने मुस्लिम देशों ने 2 राष्ट्र समाधान बनी दी न पर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें एक सीमाहीन फिलिस्तीनी राज्य की वकालत की गई। दूसरी ओर अगस्त 2025 में इजराइल के गाजा पर कब्जे की घोषणाओं को भी सऊदी ने कड़ी निंदा की कतार। मिस्र और सऊदी अरब सहित 17 देशों ने जुलाई 2025 के एक संयुक्त बयान में कहा कि गाजा में हमास को अपना शासन खत्म कर देना चाहिए और हथियार फिलिस्तीनी अधिकारियों को सौंप देने चाहिए। उन्होंने अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की भी निंदा की और स्पष्ट किया कि वे भविष्य में इजराइल के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं। तुर्की ने भी इजराइल की कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की है। जून 2025 में तुर्की को इजराइल द्वारा ईरान पर हमले की पूर्व सूचना मिली, जिसके बाद जनता में भय व्याप्त हो गया कि क्या अगली बारी तुर्की की होगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने स्पष्ट किया, ये हम तुर्की का युद्ध नहीं चाहते, फिर भी हमें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। अधिकांश मुस्लिम बहुल शासन शांतिप्रिय रुख अपनाने पर मजबूर रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि कई अरब राजतंत्र अपने नागरिकों में असंतोष फैलने से डरते हैं और इसीलिए केवल दिखावटी समर्थन देते हैं। वे अमेरिका और इजराइल के साथ सुरक्षा आर्थिक साझेदारी पर निर्भर हैं, इसलिए सीधा टकराव नहीं चाहते। इसीलिए कई अरब देश हमास को हथियार छोड़ने या राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि मुस्लिम बहुल देशों ने इजराइल के हमलों की भी निंदा की है। गाजा में भूख और मानवीय आपदा एंकर आम जन पर इस जंग के मानवीय परिणाम क्या हैं? मैदान रिपोर्टर। गाजा में हालात भयावह हैं। लगातार मिसाइलों और बमबारी से अस्पताल, स्कूल और आवासीय इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन हू और अन्य एजेंसियों ने अगस्त 2025 में चेताया कि गाजा में 5 लाख से अधिक लोग व्यापक भूखमरी के शिकार हैं। अधिकांश लोग रोज और रोज खाने के बिना गुजारे कर रहे हैं और मेडिकल सुविधाएं चरमरा गई हैं। मैदान रिपोर्टर। गाजा के अधिकांश हिस्से में सामान एवं भोजन की आपूर्ति खत्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इसे जनसंहार बताते हुए तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। रिपोर्टों के अनुसार अब तक गाजा में करीब 55,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश नागरिक हैं। बुनियादी ढांचा बर्बाद हो चुका है, इसलिए लोगों को भोजन, पानी और दवाओं के लिए भी खुद संघर्ष करना पड़ रहा है। विश्लेषक।
संघर्ष की तेजी ने बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा कर दिया है। हू समेत 4 प्रमुख यूएन एजेंसियों ने कहा है कि गाजा में फैला अकाल पूरी तरह से असहनीय है और इसे हर हाल में रोकना होगा। उन्हीं एजेंसियों ने युद्ध विराम की तत्काल अपील की है, क्योंकि खुले रास्तों से राहत पहुंचने पर ही लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। युद्ध विराम, मध्यस्थता और भविष्य एंकर, अब तक शांति के कितने प्रयास हुए हैं और आगे क्या दिशा दिख रही है? मध्यस्थों ने संघर्ष विराम के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं। मई 2024 में अमेरिका, मिस्र और कतर ने एक 3 चरणीय शांति प्रस्ताव रखा, जिस पर हमास ने सहमति जताई। जनवरी 2025 में इस पर बातचीत हुई और इजराइल व हमास ने 8 दौर के बंदी बदला एवं संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहले चरण में हमास ने 33 बंदियों को रिहा किया। बदले में इजराइल ने लगभग 250 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया। इस दौरान इजराइल ने गाजा में कुछ राहत सामग्री भी पहुंचने दी और धीरे धीरे सेनाएं पीछे हटी। विश्लेषक फिर भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। फिलहाल संघर्ष विराम अस्थायी दिख रहा है और कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है। ब्रिटेन ने तो चेतावनी दी है कि यदि इजराइल ने शीघ्र युद्ध विराम नहीं मान लिया तो वह सितंबर 2025 तक फिर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती जनचेतना और क्षेत्रीय दबाव 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में काम करेंगे। इस परिवर्तनशील परिदृश्य में स्थायी शांति के लिए एक न्यायसंगत 2 राष्ट्र समाधान ही दीर्घकालिक कुंजी होगा। ऊपर वर्णित तथ्यों और विश्लेषणों के लिए विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों और विशेषज्ञ लेखों का संदर्भ लिया गया है। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया भर की सबसे ताजा और सटीक खबरें पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टकराव की जिसने पूरे विश्व को हिला दिया है, ईरान बनाम इजराइल युद्ध। यह सिर्फ 2 देशों का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है दशकों पुराना धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक इतिहास। आज की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई विशेषज्ञ इसे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक बता रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देश नपत एक और दिशमा, आखिर क्यों ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। आज की ताजा ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, कौन कौन से देश इस लड़ाई में शामिल हैं, सीधे या परोक्ष रूप से, और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं और अधूरी मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि सही खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं पॉइंट वाइज आगे बढ़ूंगा। ईरान इजराइल दुश्मनी का इतिहास 1948 में इजराइल की स्थापना और अरब देशों का विरोध। ईरान 1969 से पहले अमेरिका का दोस्त और इजराइल से रिश्ते अच्छे। 1969 इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को दुश्मन मान लिया। लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास और ईरान की सपोर्ट, इजराइल का डर, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इस सेक्शन को लंबी स्टोरी टेलिंग के रूप में विस्तार दूंगा, ताकि दर्शकों को इतिहास समझदार दूंगा। आए आज का हाल, टुडेस अपडेट। हालिया ड्रोन अटैक, मिसाइलें, हवाई हमले, गाजा, सीरिया और लेबनान पर असर, इजराइल की आयरन डोम सिस्टम की भूमिका, नागरिकों की मौतें और मीडिया कवरेज, दुनिया की प्रतिक्रिया, ग्लोबल रिएक्शन। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर, रूस ईरान का रणनीतिक साथी, चीन शांति की अपील लेकिन आंदर खाने ईरान को सपोर्ट, यूरोपियन यूनियन युद्ध विराम की मांग, अरब देश बंटे हुए, कोई इजराइल से नॉर्मलाइजेशन चाहता है, कोई ईरान के साथ। किसी भी जंग में सबसे ज्यादा तकलीफ आम जनता को होती है। हथियार चलाने वाले सिपाही तो मोर्चे पर होते हैं, लेकिन बम और मिसाइलों की मार सीधा पड़ता है बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर। आज गाजा पट्टी, लेबनान और इजराइल के कई हिस्सों में यही हाल है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो रही हैं, बिजली और पानी की सप्लाई ठप पड़ गई है, बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं, हजारों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी कैंपों में जा रहे हैं। गाजा की सड़कों पर सिर्फ और बद्दी के गाजा के बीच में मलबा और धुआं दिखता है। लोग अपने परिवार के शव ढूंढ रहे हैं।
वहीं इजराइल में भी लगातार मिसाइल हमलों से लोग बंकरों और शेल्टर हाउस में छिपकर रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र उन और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मदद बहुत कम पड़ रही है। इस युद्ध ने साफ कर दिया है कि लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी ताकतों के बीच हो, उसका सबसे ज्यादा असर मासूम जनता पर पड़ता है। टेक्नोलॉजी और हथियारों का खेल। अब बात करते हैं इस युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और टेक्नोलॉजी की। दोनों देश आधुनिक तकनीक से लैस हैं और यही इस जंग को और खतरनाक बना रहा है। ईरान के पास सबसे खतरनाक हथियार हैं उसके ड्रोन, जैसे ये छोटे हैं लेकिन सटीक निशाना लगाते हैं। इसके अलावा ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं। ईरान अपने सहयोगी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हमास को भी हथियार मुहैया कराता है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसका आयरन डोम सिस्टम। यह हवा में उड़ती मिसाइलों को रोक लेता है। इसके अलावा इजराइल के पास डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल सिस्टम जैसी एडवांस तकनीक है। एयरफोर्स में इजराइल के पास है F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जो दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम में भी जंग छिड़ी हुई है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के बैंकिंग सिस्टम, पावर प्लांट और मीडिया चैनल हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है ताकि लोगों की सोच पर असर डाला जा सके। इससे साफ है कि यह युद्ध सिर्फ बंदूक और मिसाइल का नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी की जंग भी है। धर्म और राजनीति का पहलू। ईरान और इजराइल का टकराव सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि इसमें गहरी धार्मिक जड़ें भी हैं। धर्म का पहलू। इजराइल एक यहूदी देश है, ईरान एक इस्लामी देश है और वहां की हुकूमत खुद को मुस्लिम उम्मा का नेता मानती है। जेरूसलम शहर, जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए पवित्र है, हमेशा विवाद का केंद्र रहा है। मुस्लिम दुनिया की राजनीति। ईरान कहता है कि वह फिलिस्तीनियों का रक्षक है। सऊदी अरब और कुछ अरब देश इजराइल से संबंध सुधारना चाहते हैं। तुर्की, कतर और पाकिस्तान जैसे देश ईरान की लाइन पर खड़े दिखाई देते हैं। इजराइल की राजनीति। इजराइल खुद को पश्चिमी दुनिया, अमेरिका और यूरोप का सबसे बड़ा साथी मानता है। इजराइल मानता है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरे यहूदी अस्तित्व को खतरा है। यानी यह युद्ध सिर्फ जमीन या सीमा का नहीं है, यह धर्म, राजनीति और विचारधारा का भी टकराव है और इसी वजह से इसका हल निकालना